मैं विद्या फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, प्रणोदित कंपन क्या होता है? तो किसी दोलनकारी वस्तु का बाह्य आवर्त बल के जो प्रभाव में कंपन करना होता है ना, उसको ही प्रणोदित कंपन कहते हैं। मतलब वो खुद से नहीं कर रहा है, बाह्य आवर्त है, बल है कोई बाहर का, उसके प्रभाव में वो कंपन कर रहा है। इसी को ही क्या कहा जाता है? प्रणोदित कंपन कहा जाता है। अनुनाद क्या है? अनुनाद को रेजोनेंस बोलते हैं। तो देखो, कंपनकारी वस्तु व बाह्य आवर्त बल की आवृत्तियां ठीक बराबर होने पर दोलन का आयाम जो है ना, वो अत्यधिक बढ़ जाता है। इसी को ही अनुनाद कहते हैं। जैसे कि हम ना, रेजोनेंस क्या होता है, जैसे कि हम पत्थर मारते हैं तो तालाब में, तो क्या होता है, उसकी जो लहरें बनती है ना, उसी को ही अनुनाद कहते हैं। तो एक कंपनकारी वस्तु व बाह्य आवर्त बल की ना जो आवृत्तियां ठीक बराबर हो जाने पर दोलन का जो आयाम ना अत्यधिक बढ़ जाता है। वो यही बोल रहा है, आयाम अत्यधिक बढ़ जाता है, मतलब लहर या फिर कोई भी चीज़ का आयाम बढ़ जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? अनुनाद कहा जाता है या रेजोनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्या है? तो ध्वनि का अवरोध के किनारों से मुड़कर ना आगे बढ़ना ही ना क्या होता है? विवर्तन होता है ना। मतलब किसी रास्ते में सीधे सीधे जा रही थी वो एयर में, बट उसको कोई दूसरा माध्यम मिल गया, जैसे कांच मिल गया या पानी मिल गया, तो मुड़कर ना, अवरोध के किनारों से मुड़कर ना आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। व्यतिकरण क्या होता है? किसी माध्यम में समान आवृत्ति की एक ही दिशा में गतिमान तरंगों में होने वाला ऊर्जा का पुनर्वितरण, इसको ना व्यतिकरण कहते हैं। तो क्या होता है, अगर समान आवृत्ति की दिशा में अगर गतिमान तरंगों में ना होने वाला ऊर्जा का पुनर्वितरण को ही ना हम व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, व्यतिकरण, बिखर जाना। नीरव क्षेत्र किसे कहते हैं? व्यतिकरण की क्रिया में वह स्थान जहां तरंगे विपरीत कला में मिलती है, फलस्वरूप न्यूनतम तीव्रता प्राप्त करती है, उसी को ही ना नीरव क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो विपरीत कला में मिलेगी तो वो न्यूनतम तीव्रता प्राप्त करेगी, इसी को ही ना हम नीरव क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। डॉपलर प्रभाव क्या है? तो ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य ना अपेक्षित गति के कारण आभासी आवृत्ति में परिवर्तन को ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है ना। तो अगर ध्वनि स्रोत है, श्रोता के मध्य जो अपेक्षित गति के कारण जो आभासी आवृत्ति में जो परिवर्तन होता है ना, उसको डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। अब देखो, डॉपलर इफेक्ट का एक नॉर्मल सा एग्जांपल ये है कि तारे जो हैं वो जैसे बोला जाता है यूनिवर्स का हो रहा है प्रसार, तो तारे क्या हो रहे हैं, तारे हमसे थोड़ा रेड शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि लाल कलर जो है वो थोड़ा सा दूर जाता है तब भी लाल कलर दिख जाता है, लेकिन पास रहता है तब बैगनी हमको दिखता है। मतलब अच्छे से अगर वो रहता है तो बैगनी दिखता है। तो लाल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, विश्व का धीरे धीरे प्रसार हो रहा है, तो इसी को ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पे बस साइंटिफिक वे में बोल दिया है कि ध्वनि स्रोत व श्रोता के मध्य ना अपेक्षित गति के कारण ना आभासी जो आवृत्ति में परिवर्तन होता है, उसी को ही ना क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। बल्कि ये जो शिफ्ट हो रहा है, कोई चीज़ दूर जा रही है ऐसे बार बार ऐसे, इसी को ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, तो ना डॉपलर इफेक्ट के द्वारा ही, डॉपलर प्रभाव के द्वारा ही ना हम ना ट्रैक कर सकते हैं कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से। क्योंकि अगर कृत्रिम उपग्रह जो है वो दूर जा रहा है, क्या है, तो वो क्या है, उसका कलर जो है वो क्या होगा कि डिफरेंट दिखेगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि वो कितनी दूर पे है, कहाँ पे जा रहा है, ऐसा टाइप का। हब्बल ने कैसे सिद्ध किया कि विश्व यूनिवर्स का प्रसार हो रहा है? तो उन्होंने कैसे सिद्ध किया? सभी मंदाकिनियों के लिए स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के दीर्घ तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो रही है, अर्थात मंदाकिनियां पृथ्वी से दूर जा रही हैं, फलतः ना विश्व का प्रसार हो रहा है, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया। तो कैसे किया? जैसे अभी मैंने बताया था कि सभी मंदाकिनियों के लिए ना स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं ना, स्पेक्ट्रम की दीर्घ तरंग दैर्ध्य मतलब क्या, रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है,
ठीक है, तो रेड की तरफ शिफ्ट हो रही है ना, तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो रही है, अर्थात मंदाकिनियाँ क्या हो रही है, हमसे दूर जा रही है, क्योंकि रेड कलर का ही अगर कोई पिंड है, मतलब कोई अगर दूर है हमसे तो उसका रेड पार्ट ही दिखेगा, है ना। तो दूर जा रही है, इसका रीज़न क्या है कि वो रेड शिफ्ट हो रही है, रेड दिख रही है वो धीरे धीरे। फलतः ना विश्व का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है निरंतर। संगीत कार्यक्रमों म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारें कैसी होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, जिसका अनुरणन ना हो, मतलब कि जो ध्वनि का वो शोषण कर सके, ताकि प्रतिध्वनि या फिर अनुरणन प्रभाव से बचा जा सके। मतलब कि अब जैसे कि कई कई हॉल में बार बार कोई भी चीज़ आवाज़ गूंजती है ना, तो अगर आवाज़ गूंजेगी तो क्या हमको स्पष्ट सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, तो उसी को ही अनुरणन कहा जाता है, रिवर्बरेशन। तो ना इस तरीके से होना चाहिए कि उसके प्रतिध्वनि से या फिर अनुरणन से बचा जा सके। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, हम पर्दे लगा देते हैं हॉल में, या फिर कुछ सामान रख देते हैं जिससे कि क्या हो, अनुरणन या फिर रिवर्बरेशन ना हो। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह तथा श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ना 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए सतह और श्रोता के बीच दूरी कितनी होनी चाहिए, 7.2 मीटर होनी चाहिए। तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करती है तो आरोह अवरोह करती हुई सुनाई देती है। मतलब कि थोड़ा सा आवाज़ में ना उतार चढ़ाव होता है और उसकी आवाज़ ना आरोह अवरोह टाइप का सुनाई देती है। ये ना डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश के वेग व ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो ताप बढ़ने पर ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो देखो प्रकाश का वेग तो अपरिवर्तित रहेगा, प्रकाश को कोई तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई, तो टेम्परेचर बढ़ा दो और बाकी कुछ भी चीज़ कर दो, नहीं फर्क पड़ता प्रकाश को। लेकिन ध्वनि का जो वेग होता है ना, वो गर्मी के टाइम में बढ़ जाता है। मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया ना तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्वनि इफेक्ट करता है तो उसका ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। पराध्वनिक, सुपरसोनिक तथा अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक चाल से क्या तात्पर्य है, तो देखो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक ना, जब किसी पिंड की चाल 1 मैक से अधिक होती है, 1 मैक मतलब ध्वनि के साउंड के बराबर, ठीक है, लेकिन 1 मैक से अधिक होती हो तो क्या होगा, अधिक होती है तो उसे पराध्वनिक कहते हैं या फिर सुपरसोनिक कहते हैं। और जब उसकी चाल ना 5 मैक से अधिक होती है, मतलब कि ध्वनि की आवाज़ से 5 गुना अगर तेज है तो उसे हाइपरसोनिक या अति पराध्वनिक कहते हैं। ठीक है, हाइपरसोनिक या अति पराध्वनिक कहते हैं जब 5 मैक से अधिक है तो। और सुपरसोनिक कब बोलते हैं, जब 1 मैक से अधिक है तो, मतलब कि ध्वनि के वेग से ज़्यादा है तो सुपरसोनिक, और ध्वनि के वेग से 5 गुना ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक हो जाता है। प्रघाती तरंगे शॉक वेव किसे कहते हैं, जब किसी यान या पिंड की गति पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में ना एक शंक्वाकार विक्षोभ, कोनिकल डिस्टर्बेंस छोड़ता जाता है। कौन टाइप का डिस्टर्बेंस छोड़ता जाता है ना, कोनिकल डिस्टर्बेंस छोड़ता जाता है। इस विक्षोभ के संचरण को ही ना प्रघाती तरंग की संज्ञा प्रदान की गई है। जब ऐसी तरंगे भौंने से टकराती है तो काफ़ी क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो अगर ना जो प्रघाती शॉक वेव क्या होता है, जब किसी यान या पिंड की गति ना पराध्वनिक हो जाती है, ठीक है, पराध्वनिक हो गई, तो वो अपने पीछे ना माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ, कोनिकल डिस्टर्बेंस छोड़ता जाता है। इस विक्षोभ के संचरण को ही ना क्या बोलते हैं, प्रघाती तरंग। प्रघात करेगा मतलब कि वो शॉक करेगा। ठीक है, जब उसका स्पीड पराध्वनिक हो गई तो स्पीड से जाएगा ना, तो कोई स्पीड से जाता है तो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, न्यूटन का तीसरा नियम, तो वो एक शॉक टाइप का छोड़ेगा, उसी को ही शॉक वेव बोलते हैं, जो किसी को क्षति भी पहुंचा सकती है, भवन को वगैरह को। मेघ गर्जन की आवाज़ से पूर्व ही उसकी चमक दिख जाती है। इसका क्या कारण है, क्योंकि प्रकाश का वेग ना ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक होता है, तो हमको पहले बादल दिखेगा और बाद में हमको क्या दिखेगा, उसका आवाज़, बादल गरजेगा पहले, तो पहले उसका लाइट दिखेगा, फिर बाद में आवाज़ सुनाई देगा।
ध्वनि तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर किस राशि में परिवर्तन नहीं होता? तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होता एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर नॉइस का अनुमत परमिटेड स्तर कितना है? तो 45 डेसिबल है। कितना है? 45 डेसिबल है। तथा सुबह 6 AM से रात 10 PM तक ना 55 डेसिबल है। मतलब दिन के टाइम में 55 डेसिबल और रात के टाइम में 45 डेसिबल। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? पिच उसकी ना फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है कि ध्वनि का तारतम्य या फिर पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डॉक्टर लोग नापते हैं ना हृदय की गति, तो वो ना ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि को बढ़ा देता है हमारे हृदय का जो कंपन करता है, और ना बढ़ा देता है तो फिर वो ज़्यादा तेज़ सुनाई देना लग जाता है। उड़ते हुए वायुयान की गति ज्ञात किया जा सकता है, डॉपलर प्रभाव के द्वारा ज्ञात करा जा सकता है। उड़ते हुए वायुयान की गति डॉपलर प्रभाव के द्वारा। मैक संख्या का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो किसी वस्तु की गति व उसी माध्यम में ना ध्वनि की गति का ना अनुपात ज्ञात करने में हम मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु की गति क्या है और उसी माध्यम में ना ध्वनि की गति क्या है, इसका अनुपात हम ज्ञात कर लेते हैं। फिर यही पता चल जाता है कि वो सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है। ठीक है। पराध्वनिक सुपरसोनिक जेट विमान की उड़ान से वातावरण में क्या होता है? तो ना इससे ना निकलने वाले नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड से ना ओजोन परत को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। ठीक है। तो पराध्वनिक या सुपरसोनिक जेट विमान से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं ना, उससे ओजोन परत का क्या होता है? क्षति होती है या उसको नुकसान पहुंचता है। तो आज के लिए इतने ही। बाय बाय।